हम आपको बताएंगे कि आज 18वीं लोकसभा का पहला दिन कैसा रहा और इस बार की लोकसभा पिछली लोकसभाओं से अलग कैसे है और क्यों है। आज पहले दिन ही कुछ बदला बदला नजर आ रहा था, पहले दिन ही बदलाव नजर आ रहा था। आज 18वीं लोकसभा के पहले दिन को आप इन 3 भागों में बांट सकते हैं और ये 3 भाग हैं शपथ, संविधान और अग्निपथ। शपथ इसलिए क्योंकि आज लोकसभा के निर्वाचित सांसदों ने संसद की सदस्यता की शपथ ली। संविधान इसलिए क्योंकि आज विपक्षी दलों के तमाम सांसद संविधान की एक प्रति लेकर अपने अपने हाथों में लोकसभा में आए थे और जब प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद के रूप में अपनी सदस्यता की शपथ ली, तब इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की प्रति दिखाकर उनका विरोध किया और उनके खिलाफ नारे भी लगाए। तो जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तब राहुल गांधी ने अपने हाथ में संविधान की एक प्रति ली हुई थी और वो उस समय प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे हाथ उठाकर संविधान की प्रति दिखा रहे थे या मानो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें संविधान याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। और आज जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा। अभी विपक्षी दलों का कहना है कि देश का संविधान खतरे में है और मोदी सरकार संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन सरकार का कहना है कि जिस संविधान में विपक्ष के नेता देश के प्रधानमंत्री को उनकी नई सरकार के लिए बधाई देना तक जरूरी नहीं समझते और लोकतंत्र से भी ऊपर राजनीति को रखते हैं, वो विपक्ष और उसके नेता किस मुंह से संविधान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आप खुद देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी नई सरकार के लिए बधाई नहीं दी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे तो राहुल गांधी उन्हें संविधान दिखाकर उनका विरोध कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है कि राहुल गांधी इस समय संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। आपको लगता है आपका संदेश जाएगा? हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। कह रहे हैं कि कल काला दिवस है, कल इमरजेंसी की बात की कर रहे हैं। ये देखिए, तो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आज का दिन ऐसा था जैसे चुनाव तो हो चुका है, चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी चुनाव होना बाकी है और वो चुनाव प्रचार अपना वैसे ही जारी रखे हुए है जैसा कि चुनाव से पहले चल रहा था। तो बड़ी बात जो आज देखने को मिल रही है और आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी वो ये कि जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, नतीजे आने के बाद भी उन्होंने अपना चुनाव प्रचार रोका नहीं है। उनका चुनाव प्रचार अब भी जारी है, यानी वोटिंग हो चुकी, काउंटिंग हो चुकी, बीजेपी अपनी सरकार, गठबंधन की सरकार बना चुकी, लेकिन विपक्ष का चुनाव प्रचार जारी है और विपक्ष हर रोज संसद सत्र के दौरान इसी बहाने से अपना चुनाव प्रचार ऐसे ही जारी रखेगा। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि वो 5 साल इस सरकार को या तो चलने ही नहीं देंगे और अगर चलने भी देंगे तो बहुत मुश्किल से और कदम कदम पर वो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। ये इत्तेफाक ही है कि आज जब कांग्रेस संविधान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रही है, तब आज से 49 वर्ष पहले इसी दिन 24 जून 1975 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भारत में
इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया था और भारत के संविधान और लोकतंत्र की तब धज्जियां उड़ा दी थी। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आज संविधान का मुद्दा उठाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गलत दिन का चुनाव कर लिया। कम से कम आज के दिन कांग्रेस को संविधान का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उस समय आज से 49 वर्ष पहले इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उन्होंने रायबरेली में चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को दोषी माना और कहा कि इंदिरा गांधी अगले 6 वर्षों तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती। और हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जून 1975 को पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। यानी इंदिरा गांधी हाई कोर्ट में हारी और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद आज के दिन इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए भारत में इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया और उस समय इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने किए थे, जिनका एक कार्टून उस समय भी बड़ा चर्चित था और आज भी इस कार्टून की बड़ी चर्चा होती है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कार्टून उस समय छपा था अखबारों में। इसमें दिखाया गया है कि फखरुद्दीन अली अहमद अपने बाथ टब में है और सरकार उन्हें जो अध्यादेश देती थी उन पर वो आंखें मूंद कर ऐसे ही हस्ताक्षर कर दिया करते थे। और 25 जून को भी यही हुआ, सरकार की तरफ से अध्यादेश आया इमरजेंसी का और उन्होंने कुछ इसी तरह से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और बड़ी बात यह है कि जब पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए तब रात के 11:30 बज रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने की वजह से उस दिन राष्ट्रपति देर से सोए थे। और देखिए कार्टून में क्या लिखा है, कार्टून में लिखा है, इफ देयर आर एनी मोर ऑर्डिनेंसेस जस्ट आस्क देम टू वेट। मतलब अभी तो मैं बाथ टब में हूं, अगर और भी कोई ऑर्डिनेंस हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद करता हूं मैं। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। आजकल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी तब उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। रात को इमरजेंसी के अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को टेलीफोन करके यह सूचना दी कि इंदिरा गांधी अपने आवास पर 1 घंटे के बाद एक कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग करना चाहती हैं और इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा यह भी इंदिरा गांधी स्वयं ही बैठक शुरू होने के बाद मंत्रियों को बताएंगी। यानी 5 बजे कैबिनेट मिनिस्टर्स को फोन जाता है कि 6 बजे मीटिंग होगी और किसी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। 6 बजे जब यह कैबिनेट बैठक शुरू हुई तब भी किसी मंत्री को इंदिरा गांधी के इतने बड़े फैसले के बारे में जानकारी नहीं थी। और सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला ले लिया था और उनके कैबिनेट मंत्रियों को ही इसकी कोई सूचना नहीं थी, भनक तक नहीं थी। लगभग 6:15 बजे इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को इसकी जानकारी दी और सुबह 7 बजे उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जाकर देश के सामने रेडियो पर यह ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी है। और पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें भी अपने फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया था। और वर्ष 2000 में मैंने खुद इंद्र कुमार गुजराल का एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि इमरजेंसी का फैसला पूरी तरह से इंदिरा गांधी का था और उन्होंने अपने मंत्रियों को इस फैसले की भनक तक लगने नहीं दी थी। लेकिन आज राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम सांसद लोकसभा में संविधान की कॉपी लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। जबकि सच यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी तो वो खुद ही रहे हैं। सोचिए अगर यह संविधान ना होता और यह लोकतंत्र ना होता तो क्या इस देश में एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब परिवार से आने वाला एक व्यक्ति
जो कि खुद ओबीसी है, क्या वो लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था? और अगर प्रधानमंत्री मोदी संविधान विरोधी होते तो क्या पिछले 10 वर्षों में जब उनके पास पूर्ण बहुमत था तब क्या वो संविधान को बदल नहीं सकते थे? उनके पास 10 साल का मौका था संविधान को बदलने का, उन्होंने तब भी नहीं किया। संविधान और शपथ के बाद अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के अग्निपथ के बारे में बताते हैं, और वो ये कि इस बार की लोकसभा पिछली 2 लोकसभाओं से अलग क्यों है। आज लोकसभा का पहला दिन था, सब कुछ बड़ा अलग अलग नजर आ रहा था। पहली बात, पहले के मुकाबले इस बार विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है। इस बार लोकसभा में विपक्ष के पास 234 सांसद हैं, जबकि पिछली बार लोकसभा में विपक्ष के पास सिर्फ 142 सांसद थे। तो सोचिए 2019 में सरकार के पास 332 और विपक्ष के पास सिर्फ 142, यानी जो पलड़ा था वो सरकार का बड़ा भारी था पिछली बार। लेकिन इस बार सरकार के पास 293 और विपक्ष के पास 234। और इस बार ये जो लड़ाई है ये बराबरी की है, या फिर समझ लीजिए कि दोनों टीमों में सिर्फ 19-20 का ही अंतर है। और जब 19-20 का अंतर होता है तो जब लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, मैच होता है, वो काफी दिलचस्प हो जाता है, आखिरी बॉल तक मैच खींचता है। और इस बार भी आपको यही दिखाई देगा। दूसरा, 16वीं लोकसभा में बीजेपी के पास 282, 17वीं लोकसभा में बीजेपी के पास 303, और जबकि इस बार बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं और बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार को लीड कर रहे हैं, जिसमें उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें सामान्य से सामान्य बिल पास कराने के लिए भी एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और यह प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना किया है और 5 साल बाद वो इस तरह की स्थिति का सामना करेंगे। तो ये एक बिल्कुल 2 नई बातें हैं। एक, विपक्ष का बहुत मजबूत होना इस बार, और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी इस बार गठबंधन की सरकार में है। तीसरा, इस बार लोकसभा में विपक्ष की तरफ से 2 लड़कों की जोड़ी आपको दिखाई देगी, जिसमें एक तरफ होंगे राहुल गांधी और दूसरी तरफ होंगे अखिलेश यादव। लोकसभा में बीजेपी के बाद कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसके पास 98 सांसद हैं, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके पास 37 सांसद हैं, और चौथी सबसे बड़ी पार्टी है ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसके पास 29 सांसद हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस बार मजबूत विपक्ष की एक नई चुनौती है। और ये जो मजबूत विपक्ष है, इसके 2 चेहरे हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी हैं, एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव। राहुल गांधी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस समय भारत में, और अखिलेश यादव की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारत में। इसलिए इस बार आपको राहुल गांधी का एक नया और अलग रूप लोकसभा में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अखिलेश यादव भी पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक होंगे, क्योंकि 37 सीटों का जो जोर होता है, 37 सीटों की जो ताकत होती है, वो आपको अखिलेश यादव के अंदर इस बार लोकसभा में दिखाई देगी। इसलिए विपक्ष जो है, विपक्ष की जो पूरी टीम है, वो इन 2 कप्तानों को, या आप कह सकते हैं ये विपक्ष की टीम के कप्तान और उप कप्तान हैं, इसलिए इनकी पारी पर आपको इस बार खास ध्यान देना होगा। चौथी बात, इस बार की लोकसभा में काम कम और हंगामा ज्यादा हो सकता है, जिसमें विपक्ष सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर उसकी घेराबंदी करेगा और उसके विश्वास मत को कदम कदम पर चुनौती देगा। इसलिए इस बार ज्यादा फायरवर्क्स होंगे, इस बार ज्यादा विवाद होंगे, इस बार ज्यादा संघर्ष आपको लोकसभा में दिखाई देगा। इस बात को शायद प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं, और इसीलिए आज उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत, लेकिन सदन चलाने के लिए सहमति जरूरी होती है। हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के
संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। जब नतीजे आए थे चुनाव के तो बहुत सारे लोगों को यह लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा सरकार को लीड करने की आदत रही है और उन्होंने भी कभी भी गठबंधन की स्थिति का सामना नहीं किया है। लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है वो इस बात को साबित करती है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को मानसिक रूप से गठबंधन की इस नई परिस्थिति में ढाल लिया है और आज वो सहमति की बात कर रहे हैं। इस बार नई सरकार का पहला सत्र पिछली बार के नए सत्र से 40 दिन छोटा है। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 50 दिनों का था, जबकि इस बार 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सिर्फ 10 दिनों का है, जिसमें कुल 8 बैठकें होंगी और इस सत्र में सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं करेगी। इसलिए अभी आपको बता देते हैं कि इन 10 दिनों में क्या क्या हो सकता है। इस बार 10 दिनों के संसद सत्र में पहले 2 दिन 24 और 25 जून को नए सांसदों की शपथ होगी। 26 जून को लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा, जिसमें यह भी पता चल जाएगा कि सरकार के पक्ष में एनडीए के सभी 293 सांसद एकजुट हैं भी या नहीं। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा और 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, अखिलेश यादव बोलेंगे और उनके अलावा तमाम बड़े बड़े नेताओं के भाषण आपको सुनने को मिलेंगे। इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान तो आपने इन सब के भाषण लगातार सुने ही, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद और नई सरकार बनने के बाद इस बार संसद में आपको प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनने को मिलेगा, राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी। अब आप ये देखिए कि जब लोकसभा में विपक्ष के पास मजबूत संख्या बल होता है तो सरकार की चुनौती और मुश्किलें कितनी बढ़ जाती हैं। आज जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली तो इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद उनके खिलाफ नारे लगाने लगे और विपक्ष के जो नेता हैं और सांसद वो नीट नीट के शोर से उनके प्रति उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे और नीट नीट सदन में गूंजने लगा। तो आजकल नीट की परीक्षा की चर्चा पूरे देश में हो रही है और लोकसभा में भी आज नीट नीट गूंज रहा था और विपक्ष ने जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए आए तो बार बार उनके खिलाफ नीट नीट कहकर ये नारेबाजी करने की कोशिश की। और जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि विपक्ष की जो संख्या बल है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा है और अब सरकार को कदम कदम पर ऐसी नारेबाजी, ऐसी हूटिंग का सामना करना पड़ेगा जो पहले नहीं था।